बाउंसर एक्सप्लेन्स प्रेजेंटिंग आफ्टर द एंड। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम ऐसी दुनिया को देखते हैं जो एकदम वीरान हो चुकी है और कुछ लोग ही अब बचे हुए हैं जिन्हें ये पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में जीते कैसे हैं, यानी कि उन्हें ये पता होता है कि सरवाइव कैसे करते हैं। और फिर हमें आगे पता चलता है कि यहाँ की ऐसी हालत का एकमात्र कारण एक ऐसा वायरस होता है जिसने इस दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म कर दिया होता है। लेकिन इस वायरस का असर केवल इंसानों पर ही होता है, यहाँ के जानवरों पर नहीं। और इस अर्थ पर केवल जानवर ही अपनी लाइफ बड़े आराम से जी रहे होते हैं। और अब यहाँ सिर्फ वही लोग ही जी पा रहे थे जो ये जानते थे कि सरवाइव कैसे करना होता है। उन्हीं कुछ लोगों में से हम मिलते हैं एक एडी नाम के लड़के से, जो कि अपनी माँ के साथ एक टाउन में रहता था। लेकिन इस वायरस के कारण उसकी माँ भी मर चुकी थी और अब केवल एडी ही बचा हुआ था, क्योंकि उसके अंकल ने उसे बचपन से ही सर्वाइवल के बारे में काफी कुछ सिखाया होता है, जिसे एडी सरवाइव करना अच्छे से सीख लेता है। और एडी अब अपने घर में ना रहकर एक बंकर में रह रहा होता है, क्योंकि अब उसका घर एक कबाड़ हो चुका था। और उसी का घर नहीं, बल्कि उस इलाके के सभी घर अब कबाड़ हो चुके थे। एडी के पास खाने के लिए कुछ सामान तो था, लेकिन इतना भी नहीं था कि उससे सारी जिंदगी निकल जाए। इसीलिए अब वो उस इलाके के हर घर में जाकर देखता था कि कुछ खाने का सामान मिल जाए या कुछ सर्वाइवल का आइटम मिल जाए। एडी अपनी साइकिल पर बैठकर हर जगह ढूंढता रहता है, लेकिन अब हर जगह से उसे सर्वाइवल की सारी चीजें कम पड़ने लगी थी। एडी अपनी साइकिल पर बैठकर हर जगह ढूंढता है, लेकिन अब हर जगह से उसके सर्वाइवल की सारी चीजें कम पड़ने लगी थी। एडी अपने इलाके में अकेला ही बचा था और अपनी छोटी सी साइकिल में हर जगह भटकता रहता था। और एडी अपने इलाके से ज्यादा बाहर भी नहीं जाता था, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए उसे ही मारकर ना खा जाए। एडी अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था, क्योंकि अब उसके इलाके में ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई ऐसी चीज थी कि जिससे वो अपना एंटरटेनमेंट कर सके। और ऐसा सिर्फ इसलिए ही था कि अब उस दुनिया में ना तो कोई फैक्ट्री बची हुई थी और ना ही बिजली बनाने वाले लोग। लेकिन एडी का एकमात्र सहारा कुछ किताबें ही थी, जिन्हें भी उसने सारी पढ़ डाली थी। और अब एडी अपना टाइम पास करने के लिए गार्डनिंग करता है। और काफी मेहनत करने के बाद एडी ने कुछ सब्जियां उगाने में कामयाबी भी हासिल कर ली थी। और अपनी इस कामयाबी से एडी बहुत खुश था। और एक रात एडी खुले आसमान में लेटा हुआ था कि तभी उसे कुछ होने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे डरकर एडी अपने बंकर में छुप जाता है। और सुबह होते ही वो अपने घर से फिर से बाहर निकल गया और उसे एक घर की छत पर एक सोलर पैनल मिलता है। एडी वो अपने साथ अपने घर ले आता है और उससे अपने मोबाइल को चार्ज करता है। और कुछ देर बाद उसका मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। एडी उसमें से कुछ गाने सुनता है और अपनी कुछ पुरानी वीडियो देखता है, जिसमें वो अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है। वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश था। एडी ये सब देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन खुश भी था, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद कुछ उसने अच्छा किया था। और फिर सारे मजे करने के बाद एडी अपने गार्डन पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जो आवाजें उसने रात में सुनी थी वो दरअसल कुछ जानवरों की होती है। और उन जानवरों ने उसकी उगाई हुई सब्जियों को खराब कर दिया था, जिन्हें एडी ने बड़ी ही मेहनत से उगाई थी। और ये सब देखकर एडी को बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से में एडी एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस कुल्हाड़ी को लेकर अपने सारे लगाए हुए पेड़ों को काटने लगता है। और उसी गुस्से के कारण एडी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और फिर एडी जल्दी से जाकर अपनी चोट पर
कुछ दवाइयां लगाता है और अपने अंकल आंटी के बारे में सोचने लगता है। और फिर एडी ये डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और अपने अंकल आंटी के पास चला जाएगा। लेकिन उनके पास जाना इतना भी आसान नहीं था, इसीलिए एडी एक परफेक्ट प्लान तैयार करता है। उसने मैप पर एक रूट डिसाइड किया और अपने रास्ते के लिए उसने इस रात में ही सारी तैयारियां कर ली और सुबह की पहली किरण के साथ ही एडी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। सारा दिन साइकिल चलाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है। एडी सारा दिन साइकिल चलाता और रात में किसी सेफ जगह पर जाकर सो जाया करता। लेकिन इस सफर में जब कभी भी उसे कोई मकान दिखाई देता तो एडी अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ सामान अपने साथ ले लेता। ऐसा करते हुए एडी को काफी टाइम हो गया और एक सुबह जब एडी सोकर उठा तो उसने देखा कि जानवरों के कुछ झुंड ने उसका सारा जरूरत का सामान खराब कर दिया होता है और उसके पीने के पानी को भी जमीन पर गिरा दिया होता है और साथ ही एडी का सोलर चार्जर भी तोड़ दिया होता है। ये सब देखकर एडी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना आपा खो देता है और अपनी पिस्तौल उठाकर इधर उधर फायर करने लगता है। और फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर उसके बाद एडी अपनी मूर्खता पर बहुत पछताता है। दोस्तों, अक्सर गुस्से में इंसान अपना ही नुकसान खुद ही कर बैठता है, जैसा कि एडी ने किया। बहरहाल एडी आगे बढ़ता है और एक जगह पर एडी को एक नदी मिल जाती है, जिसे देखकर एडी बहुत खुश होता है। आखिर उसे पानी दोबारा जो मिल गया था जिसे उन जानवरों के झुंड ने बर्बाद कर दिया था। वहां से एडी पानी लेता है और आगे बढ़ जाता है। एडी अपनी साइकिल चलाते चलाते आगे बढ़ रहा था कि तभी एडी एक गड्ढे में गिर जाता है जिसे किसी ने झाड़ियों से ढक दिया था। इसका सीधा मतलब यही था कि किसी ने एक ट्रैप बनाया हुआ था। एडी इस गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और ऐसा करते करते रात हो जाती है। रात में एडी फायर क्रैकर इस उम्मीद में चलाता है कि शायद उसकी कोई मदद करने आए, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। एडी सारी रात उसी गड्ढे में पड़े रहता है। फिर सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद कोई उसे देख रहा है और डर के मारे उसने कई फायर किए। फिर उसे पता चलता है कि वो ट्रैप बनाने वाली एक लड़की थी। फिर वो लड़की उसे एक ऑफर देती है कि अगर तुम अपने हथियार मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकाल लूंगी। लेकिन एडी उसे मना कर देता है। काफी टाइम बीत जाता है और एडी को अपने सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, इसीलिए एडी उस लड़की की बात मानकर अपने हथियार उस लड़की को दे देता है। लेकिन जब वो लड़की हथियार देखती है तो उसमें गोली ही नहीं होती। और जब वो लड़की एडी से उन गोलियों के बारे में पूछती है तो एडी कहता है, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि भरी हुई गन तुम्हें दे दूं और तुम मुझे ही टपका दो। फिर वो लड़की एडी से कहती है, पहले तुम मुझे इसका प्रूफ दो कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, तभी मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालूंगी। एडी ने अपने कपड़े उतारे और अपनी बॉडी दिखाई। फिर उस लड़की ने भी अपने कपड़े खोलकर एडी को दिखाए और दोनों अपने इन्फेक्टेड न होने का प्रूफ देते हैं। वो लड़की एडी को अब गड्ढे से बाहर निकाल लेती है और वो लड़की एडी को अपना नाम एवा बताती है और एडी से दोबारा गोलियां मांगने लगती है। लेकिन एडी फिर भी एवा को गोलियां नहीं देता। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं और जब सुबह एडी की आंख खुलती है तो एडी देखता है कि एवा ने उसके गले में चाकू लगा रखा है और गोलियों के बारे में पूछने लगती है। एडी जैसे ही एवा को गोलियों के बारे में बताती है, एवा गोलियां लेकर वहां से भाग जाती है। एडी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एवा ने ऐसा किया ही क्यों। एडी ये सब सोच ही रहा था कि एडी को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और एडी को ये समझते देर नहीं लगती कि एवा इन्हीं लोगों से बचकर भाग रही थी। जब एडी ने इन तीनों को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि उनके पास हथियार है और देखने में वो काफी खूंखार दिखाई दे रहे थे। एडी छुप कर ये सब देख रहा होता है और जब एवा की तरफ एडी की नजर जाती है
तो एवा किसी बंदरिया की तरह पेड़ पर छुपकर बैठी हुई रहती है और इधर वो तीनों लोग यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एडी के सामान पर पड़ती है। एडी ये समझ जाता है कि उन तीनों को उसके यहाँ पर होने का पता लग चुका है। एडी को लगता है कि कहीं ये लोग ढूंढते ढूंढते बंदरिया यानी कि एवा के पास न पहुंच जाए। तभी एडी उनका ध्यान भटकाने के लिए एक प्लान बनाता है। एडी ने वहां पर लगे हुए कुछ फूलों का यूज करके अपनी बॉडी पर ऐसे निशान बनाए जिससे उन लोगों को ये लगे कि एडी इन्फेक्टेड होकर मर चुका है। और होता भी कुछ ऐसा ही है, उन लोगों को यह पता ही नहीं चलता। उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि शायद एडी इन्फेक्शन के कारण मर चुका है और वो तीनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एडी और एवा ने दोबारा अपना कैंप लगाया और यहीं पर एडी को पता चलता है कि एवा प्रेग्नेंट है। एडी उसके हस्बैंड के बारे में एवा से पूछता है। एवा कहती है कि वो पहले ही मर चुका है। सुबह होते ही एडी ने अपना जासूसी वाला दिमाग चलाया और कहीं से 2 साइकिल ढूंढकर ले आया और एडी एवा से कहता है कि अब तुम भी मेरे साथ मेरे अंकल आंटी के यहाँ चलोगी। लेकिन एवा उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि एवा को लगता है जहाँ एडी जा रहा है वो इलाका सेफ नहीं है। तो एडी कहता है कि अगर तुम्हें नहीं चलना तो मत जाओ, लेकिन मैं तो वहां जरूर जाऊंगा और तुम यहीं पर रहो और उन तीनों दरिंदों का डिनर बन जाओ। एवा को लगता है कि एडी बोल तो सही रहा है और वो भी एडी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। एडी ने आधा सफर तय कर लिया था और कुछ ही दिन बचे हुए थे एडी को अपने अंकल आंटी के पास पहुंचने के लिए। दोस्तों आगे हम कहानी में देखते हैं कि एवा को साइकिल चलाने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण एडी का सफर भी धीमा हो चुका था। लेकिन एडी ने एवा का साथ नहीं छोड़ा। एडी और एवा का सिर्फ यही काम था कि दिन भर वो दोनों साइकिल चलाते और शाम को कोई शिकार करके उसे खा जाते, क्योंकि अब उनके पास खाना ही नहीं बचा था, क्योंकि उन तीनों मुस्टंडों ने उनके खाने पर कब्जा कर लिया था। एडी इन सब के बाद भी खुश था, क्योंकि जहां एडी अपनी जिंदगी में अकेला पड़ चुका था वहीं उसे एक साथी मिल चुका था और वो भी एक लड़की, और ऐसा अच्छा किसे नहीं लगेगा। इसके बाद हम कहानी में आगे देखते कि एडी एवा को लाइक करने लगा था और एवा को भी एडी का हेल्पिंग नेचर पसंद आ रहा था, क्योंकि एडी उसका बहुत ख्याल रख रहा होता है। इन सब खुशी के बीच में एडी उन तीनों मुस्टंडों को भूल ही गया था और ऐसे ही चलते चलते एडी और एवा को एक नदी मिलती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। एडी तो इतना खुश होता है कि अपने कपड़े उतारकर सीधा पानी में जाकर कूद पड़ता है, और जब एडी बाहर की तरफ देखता है तो उसे उन तीनों मुस्टंडों में से एक मुस्टंडा दिखाई पड़ता है जो एडी को अजीब नजरों से देख रहा था। एडी बोलता है, क्या देख रहा है, कभी नहाता हुआ लड़का नहीं देखा क्या? तो वो आदमी कहता है, देखा है, पर मुझे तुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बस तू उस लड़की को हमारे हवाले कर दे और तू उसकी चिंता मत कर, हम उसे मारेंगे नहीं। एवा तो हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम कर रही है। एवा का जो बच्चा पैदा होगा उसे हम लोग मारकर खा जाएंगे। एडी को अब सारा खेल समझ में आ गया था कि एवा इन लोगों से क्यों भाग रही थी। तभी वो आदमी एडी से कहता है कि तुम एवा को सीधे सीधे हमें दे दो, नहीं तो बेटे तुम भी मरोगे। उस आदमी की इतनी धमकी सुनने के बाद एडी वहां से चला जाता है और एवा को सेफली वहां से लेकर भाग जाता है। और कुछ दिनों के बाद फाइनली एडी अपने अंकल आंटी के पास पहुंच ही जाता है। एवा भी वहां पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एवा को सोने के लिए एक बेड मिल चुका था और खाने के लिए अच्छा खाना। इधर एडी परेशान था कि उसे उसके अंकल आंटी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और जब एडी घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे अपने अंकल की कब्र दिखाई देती है। एडी अपने अंकल की कब्र को देखकर बहुत रोता है। एडी सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा, जब उसके अंकल ही सरवाइव नहीं कर पाए, जिन्होंने उसे सारा सर्वाइवल सिखाया था, तो अब वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। एडी बहुत उदास होकर एवा के पास जाता है तो एवा उसे बताती है कि वो तीनों लफंगे उसके पीछे क्यों पड़े थे। एवा कहती है, मैंने उसके भाई को मौके पर ही मार दिया था,
इसीलिए वो तीनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और इसी बात को लेकर एवा और एडी के बीच लड़ाई हो जाती है और एडी गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। एडी जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वहां उसे वही दरिंदे खड़े हुए दिखाई देते हैं और वो एडी से कहते हैं, अभी भी टाइम है, एवा को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम भी मरोगे। लेकिन एडी उनसे नहीं डरता और एडी हवा में एक फायर करता है जिससे एवा खबरदार हो जाए और एडी इसके बाद वहां से भागने लगता है कि तभी उसे एक आदमी पीछे से पकड़ लेता है और एडी को मारने लगता है कि तभी पीछे से आकर उस आदमी का कोई गेम बजा देता है, यानी कि उसे मार डालता है। और हमें आगे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एडी की आंटी होती है। अब बचे दो आदमी, जिसमें से एक एवा के पास पहुंच जाता है और दूसरा आदमी आंटी के बनाए हुए ट्रैप में फंसकर वहीं पर मर जाता है। अब एडी और उसकी आंटी एवा को बचाने के लिए उस तीसरे आदमी के पास पहुंचती हैं। तो उस आदमी ने जैसे ही एडी के आंटी को देखा तो उसने एक फायर किया और जैसे ही उसने फायर किया तो आंटी की शोल्डर पर गोली लग जाती है और वो आदमी फिर से एवा के पेट पर लात मारने लगता है। वो ऐसा कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर एडी आ जाता है और जैसे ही वो आदमी एडी की तरफ घूमता है तो मौका पाकर एवा ने एक तीर उठाकर उस आदमी को पीछे से मार डाला। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों के ऊपर से अब सारे खतरे खत्म हो चुके हैं। इसके बाद वो तीनों आराम से अपने घर में रहने लगते हैं और दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।